नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं कैरियर कैचअप। वायरस के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कंप्यूटर वायरस है और मोबाइल वायरस है। इस तरह से वायरस होते हैं। इन वायरस को बना करके, इनको फाइंड आउट करके आप अपना करियर बना सकते हैं इसमें। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि मालवेयर एनालिस्ट में या फिर मालवेयर रिसर्चर में आप कैसे अपना कैरियर बना सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या बैकग्राउंड होनी चाहिए, कितनी सैलरी आपको मिल सकती है। ये सारी चीज़ों को डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं एक हमारे गेस्ट, जिन्होंने 10 साल से ज़्यादा अपना समय व्यतीत किया है मालवेयर के साथ में, उस पर रिसर्च करने में। जैसे कि आपने सुना होगा, अभी कुछ समय पहले टिकटॉक बैन हुआ था। तो टिकटॉक एक्चुअली क्या करता था, इंडियंस का डेटा लेकर के और फिर वो बाहर भेज रहा था, जिसकी वजह से उसको बैन किया गया था। लेकिन कुछ हमारे जो आज गेस्ट हैं, इनकी तरह ही ऐसे लोग होते हैं जो ये रिसर्च करते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल में कौन सा ऐप है या फिर कौन सा एप्लीकेशन ऐसी कौन सी है जो कि हमारा डेटा बाहर भेज रही है। तो वो रिसर्च करते हैं उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर। तो जो आज हमारे गेस्ट हैं, इन्होंने अपना काफ़ी लंबा समय व्यतीत किया है इस मालवेयर के साथ में। तो स्वागत करते हैं हम अपने गेस्ट का, अधोक्षज मिश्रा जी का। सो नमस्कार मिश्रा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। हाँ, तो सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए ऑडियंस को, जिससे कि वो इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ कि आपके टेक्निकल बैकग्राउंड को, टेक्निकल चीज़ों को रिलेट कर सकें, रिलेटेड टू द मालवेयर। तो मेलवेयर में कदम रखे हुए मुझे लगभग अभी 13 साल हो रहे हैं। 2010 के आसपास मैंने चालू किया था। जी। मेरा जो अपना करियर चालू हुआ है वो एक्चुअली ट्रेनर के तौर पर हुआ है। प्रोग्रामिंग, थोड़ा सा सिक्योरिटी वगैरह, वहाँ से फुल टाइम सिक्योरिटी से मेलवेयर में मैं आ गया। ठीक है। प्रोफाइल मतलब प्रोफेशनली मैं थोड़ा कंसल्टिंग वगैरह में रहा, सिक्योरिटी ऑपरेशंस में भी रहा। लेकिन पिछला 3 साल फिर मैंने बेसिकली फुल टाइम एक ईडीआर कंपनी में सिक्योरिटी रिसर्चर काम किया, लाइनक्स प्लेटफॉर्म पर मेलवेयर रिसर्च के लिए, और जिसमें हम जनरली ऑफेंसिव टेक्निक्स पर रिसर्च करते हैं कि नई अटैक टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, नए तरीके क्या हो सकते हैं कॉम्प्रोमाइज के। तो पहले हम वो रिसर्च करते हैं, फिर हम ये रिसर्च करते हैं कि उन टेक्निक्स को डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है, और डिटेक्शन के बाद फिर हम रिसर्च करते हैं कि उन्हें हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और अगर ब्रीच हुआ है तो फिर वहां से उसको हम सेफली रेमेडिएट करके रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो मोटा जी। मोटा इस तरह का काम रहता है। जी, अच्छा। इसमें जो मालवेयर, कई चीज़ें हैं, जैसे मालवेयर डेवलपर है, मालवेयर एनालिसिस है, या फिर मालवेयर रिसर्च है। तो ये जनरली हम्म, तीन हम्म, चीज़ें हैं। तो क्या हम्म। आप बताएंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है इन तीनों चीज़ों में, कि मालवेयर डेवलपर, एनालिसिस या फिर रिसर्च। ठीक है। तो मेलवेयर एनालिसिस बेसिकली एंट्री पॉइंट है मेलवेयर वाली फील्ड का। और इसमें जनरली हम क्या करते हैं कि हमारे पास पहले से मेलवेयर का बाइंड फीड से लिया हो सकता है, कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ, हम इंसिडेंट रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वहां से हमको मिला हो सकता है कोई किसी दूसरी टीम से हमें मिला हो कि एक सस्पिशियस बाइनरी है, हम इसे नहीं पहचानते है वो लोग। तो उसमें आमतौर पर क्या होता है कि हम उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी कैपेबिलिटीज क्या है। ये इसमें मेलवेयर की टेक्निक्स हमें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, दिख रही हैं तो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। क्या वो डेटा चोरी करेगा, क्या वो क्रेडेंशियल चोरी करेगा, क्या वो क्रेडेंशियल चोरी करके कहीं और लॉग इन करने की कोशिश करेगा, क्या उसके अंदर कुछ एक्सप्लॉइट वगैरह उपलब्ध है क्या। तो ये जो काम है ये मेलवेयर एनालिसिस है। जी। फिर इसको हम एक्सटेंड करते हैं कि अभी तक तो हमने जो पहले से बना है, हमने उसका ही स्टडी किया, उसका ही एनालिसिस किया। फिर जब हम इसको उल्टा करते हैं कि हमको कुछ 8 10 15 तरह की टेक्निक्स पता हैं और वो टेक्निक्स हम नए सिरे से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो मेलवेयर डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। हमको जो हो सकता है कि हम रेड टीम के लिए बना रहे हों, जो बहुत लुक्रेटिव करियर है आजकल। बहुत लोग हैं जो अपने पेलोड खुद लिखते हैं, तो पेलोड लिखने के लिए भी बेसिकली आपको मेलवेयर ही बनाना है। ठीक है। तो वो काम अगर हमने, वो टेक्निक्स अगर हमने इम्प्लीमेंट करना चालू किया, तो वो मेलवेयर डेवलपमेंट हो गया। मेलवेयर रिसर्च उसके एक स्टेप आगे है कि हम वहां पर नई टेक्निक्स
खोजना चालू करते हैं कि जो पहले से है वो तो है, उसके अलावा हम नया क्या कर सकते हैं। और नॉन टेक्निक्स के अगेंस्ट जो भी डिफेंस वगैरह के तरीके उपलब्ध हैं थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के जरिए या किसी और तरीके से, हम उनको बाईपास कैसे कर सकते हैं। तो वो जो नई रिसर्च का काम है तोड़ने का, वो मैलवेयर रिसर्च है। तो आमतौर पर लोग मैलवेयर एनालिसिस से शुरू करते हैं, फिर या तो वो डेवलपमेंट वाली साइड में जाते हैं जहां पर फिर वो रेड टीम वगैरह में एक्सपर्टाइज करेंगे, या फिर रिसर्च वाली साइड में जाते हैं। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि इन तीनों चीज़ों को बड़े अच्छे से आपने ब्रीफ किया है, मालवेयर डेवलपर एनालिसिस और फिर रिसर्च के लिए। तो जैसे कि आपने अभी बताया कि रेड टीम या और कुछ चीज़ें हैं मालवेयर एनालिसिस या कुछ और चीज़ें आप बता रहे थे, तो वो हम्म। आई थिंक वो जॉब रोल्स होंगे, डिफरेंट हाँ, जॉब डिफरेंट रोल्स। जॉब रोल्स हैं। तो वो क्या जॉब हाँ, रोल्स होते हैं कंपनीज में? क्या डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल्स होते हैं? तो अब जैसे अगर मैलवेयर एनालिसिस किया तो वहां पे फिर मोटे मोटे दो ऑप्शन रहते हैं कि या तो सॉक में आदमी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, सॉक मतलब आपके पास अलर्ट आया, फिर आप उसका थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि अलर्ट फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं है। अगर ट्रू पॉजिटिव है तो अटैक कैसे हुआ, उसका रूट कॉज एनालिसिस वगैरह। फिर आप ये देखेंगे कि उसको गोइंग फॉरवर्ड वो वापस नहीं हो, उसको फिक्स कैसे करना है या करवाना कैसे है। दूसरा ऑप्शन हुआ इंसिडेंट रिस्पांस का। मतलब इंसिडेंट रिस्पांस कब होगा, जब ये कंफर्म हो गया सॉफ्ट की साइड से कि ब्रीच हुआ है, जो अलर्ट है वो लेजिट है। ठीक है, फिर वहां पर आता है रूट कॉज एनालिसिस और मेलवेयर का खुद का एनालिसिस। उससे हमें आइडिया लगेगा कि हमारा लगभग कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, अब अगर मेलवेयर में केवल डेटा चोरी करके अपलोड करने का कैपेसिटी है, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा जहां जहां पे वो मेलवेयर हमें मिला है वहां पर डेटा किस तरह का था, और जो भी डेटा था वो फिर हम मान लेंगे कि वो डेटा हमारा लीक हो गया। अगर उसमें क्रेडेंशियल चोरी करने की कैपेबिलिटी थी तो फिर हम ये देखेंगे कि जहां जहां पर भी वो मेलवेयर गया वहां पर सिस्टम से उसे किस तरह के क्रेडेंशियल मिले होंगे। हो सकता है स्टोर्ड क्रेडेंशियल्स हो सकता है वहां पर इन्फेक्ट होने के बाद किसी ने लॉग इन किया हो, उसका क्रेडेंशियल चोरी हुआ हो। तो फिर हमें ये आइडिया लगेगा कि लगभग कितने क्रेडेंशियल हमारे लीक हो गए। उनको फिर हम बैठ करके वापस चेंज करते बैठेंगे, या पिछले 1-2 महीने का ऑडिट करेंगे कि कहीं और से लॉग इन वगैरह तो नहीं हुआ है। तो ये जो इंसिडेंट रिस्पांस वाला काम है इसमें जा सकते हैं। या फिर बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट का मैनेज सर्विस भी देती हैं, जो ईडीआर वाली कंपनीज हैं, वहां पर जा सकते हैं मैनेज सर्विस वाले में। क्योंकि जो कस्टमर्स रहेंगे अधिकांश का ये रहता है कि देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो, कल के तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हारी सर्विस, तुम ही मॉनिटर कर लो, हमें बता दो, अगर कुछ इंसिडेंट हो तो हमें बता दो। तो वो बेसिकली क्या है कि मैनेज स्टॉक वाला हिसाब हो जाता है, तो वहां पर कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए मेलवेयर एनालिसिस के लिए मोटा मोटा ये 2-3 ऑप्शन रहते हैं जहाँ से एंट्री पॉइंट कर सकते जहां हैं से एंट्री। एंट्री पॉइंट बन जाएगा। अच्छा, तो इसमें जब एंट्री पॉइंट करते हैं तो एक एंट्री लेवल पे उसकी किसी भी पर्सन की सैलरी क्या होगी, या फिर जो ऊपर पहुंचते हैं 2-3 साल का एक्सपीरियंस होगा या 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो अप्रोक्सीमेटली क्या सैलरी उनकी रहती है? तो शॉप में तो मेरे ख्याल से आराम से, अगर बिल्कुल फ्रेशर व्यक्ति भी है, ठीक है, मतलब कॉलेज से निकला और उसको बस बेसिक बेसिक आइडिया है, कुछ डेफिनेशंस पता हैं उसको, कुछ कीवर्ड्स पता हैं और बेसिक प्रोफिशिएंसी है, तो मेरे ख्याल से साल का 4 से 5 लाख स्टार्टिंग में भी आराम से निकल जाता है। अच्छा। ठीक है, और 2-3 साल थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लिया तो फिर सैलरी आराम से 8 लाख 9 लाख के आसपास तक जा सकती है, खास करके अगर इंसिडेंट रिस्पांस वाली साइड में थोड़ा सा स्विच किया तो। और 5-10 साल के बाद क्या आदमी देखेगा अपने आप को कि मुझे कितनी सैलरी मिल पाँच जाएगी? दस साल के बाद फिर या तो आदमी फिर सॉक की टीम लीड कर रहा होगा, इंसिडेंट रिस्पांस की टीम लीड कर रहा होगा, तो लीड वाली पोजीशन पर आराम से 25 to 30 बड़े आराम से निकलता है अगर लीड वाली पोजीशन पर है तो। अगर रिसर्च वाले में निकल गया है तो 10 साल में फिर आराम से 35-40 के बीच में पुल कर सकता है। लेकिन उसके लिए रिसर्च का भी आराम से 5-6 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस चाहिए। हाँ, अगर कोई इसमें अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहता है मालवेयर एनालिस्ट के रूप में, तो कैसे बन सकता है? मतलब जैसे कॉलेज से निकला फिर उसको क्या क्या आना चाहिए?
क्या रोड ठीक है। मैप तो है उसका? अगर ये कॉलेज से निकला तो कॉलेज में दो तीन चीजें हैं जो सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाए जाते हैं। जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, थोड़ा ढंग से आना चाहिए, प्रोग्रामिंग का आइडिया हो, ठीक है। नॉट नेसेसरली कि स्टार्टिंग में ही सी सी प्लस प्लस सब आता हो, एटलीस्ट एक लैंग्वेज आना चाहिए क्योंकि जरूरत पड़ेगी। भले उसने पाइथन सीखा हो, थोड़ा सा डॉट नेट वगैरह सीखा हो, बट एक लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। असेंबली का कोर्स रहता है, मोटा मोटा इतना आइडिया रहे कि असेंबली पढ़ करके मोटा मोटा आइडिया लग जाए कि कोड में क्या चल रहा है, ठीक है। कॉलेज से निकले तो एक बार असेंबली लैंग्वेज ब्रशअप कर लेना है नए प्रोसेसर्स के लिए। रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ा सा सीख लेना है। रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद फिर मेलवेयर एनालिसिस पर जाना है। और ये चीजें ऐसी हैं कि जिनको खुद से सीखा जा सकता है। ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल हैं, मेलवेयर की बाइंड्रीज भी ऑनलाइन आराम से मिल जाती हैं। मेलपीडिया, मेलवेयर बाजार वगैरह जैसी साइट्स हैं जहां पर आप बेसिकली फ्री के सैंपल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। खासा पुराने रहेंगे, कुछ दिन पुराने रहेंगे, बट प्रैक्टिस के लिए गुड है ना, ठीक है। तो ये चीजें करके खुद से सीखा जा सकता है। 3 से 4 महीने थोड़ा सा लग करके सीखा तो एक बेसिक प्रोफिशिएंसी आ जाएगा कि वो स्टार्टिंग लेवल पर आराम से काम इजिली कर पिकअप कर सकता सके। है। या अगर ऐसा ही स्थिति है कि खुद से सीखने की स्थितियां नहीं बन पा रही हैं तो इंटर्नशिप कर ले। 3rd ईयर खत्म होता है तो फाइनल ईयर में तो बहुत कंपनीज आजकल इंटर्नशिप दे रही हैं। हम लोगों ने भी 1-1 साल की इंटर्नशिप दी हुई है। तो इंटर्न के तौर पर ज्वाइन कर लें तो आमतौर पर ये सॉक या मेलवेयर एनालिसिस वगैरह का जो इंटर्नशिप रहता है वो 6 महीने से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। 6 महीने में ये रहता है कि ज्वाइन करते टाइम कैंडिडेट को बेसिकली कुछ नहीं पता था इस चीज का। 6 महीने बाद इतना रहता है कि वो फिर फुल टाइम ज्वाइन करके डे 1 से प्रोडक्टिव हो सकता है। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि एक तो उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, हाँ दूसरा उसे असेंबली लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, कैसे हाँ, काम मतलब करती पढ़ है। के समझ तीसरी, में आए, लिखने हाँ, की जरूरत नहीं है, पढ़ के समझ हाँ, में आए। समझ में आए, कोड पढ़े, कोड देखेगा तो उसे समझ में आना चाहिए हाँ असेंबली के। और उसे रिवर्स इंजीनियरिंग भी आनी चाहिए। भी फिर आनी उसके चाहिए। बाद में वो स्टार्ट कर सकता है। आपने बताया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटर्नशिप भी ऑर्गेनाइज करवाती है, इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाती है। तो हाँ मतलब हम लोग अपनी टीम में रखते थे इंटर्न्स, तो हम लोगों ने किया हुआ है। चलो ठीक है ये बात कि कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं उनकी। अच्छा, बैकग्राउंड क्या, जैसे कि मान लो टेक्निकल बैकग्राउंड ही जरूरी है या फिर किसी भी बैकग्राउंड का पर्सन इसमें मालवेयर एनालिसिस में एंट्री कर अब सकता है? ऐसा है कि टेक्निकल बैकग्राउंड ही हो जरूरी नहीं है, बंदे के पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। डिग्री भले वो बीकॉम का लेके आ रहा हो, ठीक है। अभी तक के करियर में मैंने बहुत कंपनीज देखी जहां पर टीम में बीटेक से ज्यादा बीकॉम वाले दिखे हैं। अच्छा। बीकॉम वाले, बीएससी वाले, कई बार तो बीए वाले भी दिखते हैं। तो उनका ये रहता है आमतौर पर एचआर का कि वो टिक मार्क लगाने के लिए एक डिग्री होना चाहिए, ठीक है। वो बीटेक है, सीएस में है, आईटी में है, बीसीए है, एमसीए है, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी, मैथ में बीएससी किए हुए लोग भी बैठे हुए हैं, फिजिक्स में बीएससी किए हुए लोग भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो एकेडमिक डिग्री कौन से बैकग्राउंड की है वो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगले को बस मोर और लेस काम आना चाहिए। हम्म। अच्छा, जैसे कि पर्सन आया, उसके दो राउंड जनरली होते हैं। पहला तो एचआर राउंड होता है जिसमें जनरल हाँ चीज़ें पूछे। टेक्निकल राउंड में आप किस चीज़ पे फोकस करते हैं, क्या उसके अंदर जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर्सन के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें देखने की आप कोशिश करते हैं जब इंटरव्यू वो के निर्भर समय? करता है कि इंटरव्यू किस लेवल के लिए है। लेकिन अगर हम फ्रेशर का इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम दो तीन चीजें देखते हैं। एक कि जिस प्लेटफॉर्म पर उसे टारगेट करना है, जैसे उसने बोला कि उसे विंडोज पर फोकस करना है, ठीक है। तो विंडोज का उसको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, प्रोसेस कैसे क्रिएट होगा, रजिस्ट्री क्या है, फाइल सिस्टम का क्या हिसाब किताब है, ठीक है। प्लेटफॉर्म का थोड़ा आइडिया हो, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का आइडिया हो, फंक्शन क्या है, पैरामीटर कैसे पास होंगे, कंपाइल होने के बाद कोड कैसा दिखेगा, वगैरह वगैरह उस तरह की चीजें। एपीआई क्या है, एपीआई के कुछ एग्जांपल्स पता हो कि कौन सी एपीआई से किस तरह की एक्टिविटी होती है, ठीक है। फिर मेलवेयर ये रिवर्स इंजीनियरिंग के कुछ टूल्स पर काम किया हो, चाहे आईडीए प्रो हुआ, चाहे x64 का डिबगर हुआ, कोई सा भी टूल हो उसका एक थोड़ा सा आइडिया हो। बेसिक असेंबली
थोड़ा बहुत पढ़ सके, बिल्कुल के तरह बता सके कि हाँ यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है, इट इज गुड एनफ। उसमें लूप वो आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ यहाँ पर जो है लूप चल रहा है, हम लूप में कुछ चीज हम काउंट कर रहे हैं, गुड एनफ। तो ठीक कहने है। का मतलब ये है कि अगर कोई भी पर्सन मालवेयर एनालिसिस में जाना है तो वो अपना माइंड सेट एक लेकर के जाए कि हमें हाँ विंडोज मालवेयर एनालिसिस में जाना है या फिर हाँ हाँ। मोबाइल में जाना है, मोबाइल ये करेक्ट एनालिसिस करना है, या फिर हमें लिनक्स करेक्ट का या फिर मैक का, उसका एक माइंड सेट होना करेक्ट। चाहिए पहले से ही। माइंड सेट तो होना कोई चाहिए, कोई हाँ। भी जैसे कि मान लो मोबाइल में कोई जाना चाहता है, मोबाइल मालवेयर एनालिसिस में, या फिर हाँ विंडोज में जाना चाहता है, तो उसके लिए भी कोई पहले से क्या क्या लैंग्वेज आनी चाहिए? अलग अलग होगा फिर विंडोज के लिए अलग लैंग्वेजेस आनी चाहिए, या फिर मोबाइल के नहीं, लिए अभी अलग? ऐसा है कि एनालिसिस वाली साइड में इतना दिक्कत नहीं है, मतलब अधिकांश एनालिस्ट पाइथन पे काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको ले दे करके एनालिसिस करना है, उनको उसमें कुछ नया बना करके उसकी साइड से रन नहीं करना है। एनालिसिस के टूल्स लाइब्रेरीज वगैरह में अधिकांश में पाइथन का इंटीग्रेशन है ऑटोमेशन के लिए, तो जो मोस्टली उन्हें कोड करना रहता है वो लार्जली ऑटोमेशन ही कोड करना है। ठीक है, जैसे आईडीए प्रो है, उसमें स्क्रिप्टिंग का ऑप्शन है, तो पाइथन का स्क्रिप्ट बना के डाल दिया कि जितने सैंपल लोड करेंगे वो कुछ बंच ऑफ इंफॉर्मेशन वो ऑटोमेटिकली उसमें से पुल करके ला के दे देगा। तो वो काम हमें मैनुअल नहीं करना है। स्क्रिप्ट ठीक मैनुअल है, बनानी है? हाँ स्क्रिप्ट मैनुअल बनानी है, या कुछ लाइब्रेरीज हैं, या किसी ने जो है कुछ ऑटोमेट कर लिया कि ठीक है हम पहले जो है पीई का हेडर वगैरह ही डंप कर लेंगे, उसके बेसिस पे कुछ एनालिसिस करनी है, एंट्रोपी वगैरह निकालनी है, तो पाइथन में कोड लिख लिया, अब उसको उठा के उसने हर फाइल पे लूप पे रन कर दिया, कुछ मिनट में जो है सारे सैंपल्स का वो एक डेटा इकट्ठा होकर के आ गया। अब उसमें से खाली उसको आउटलायर पकड़ना है। ठीक है, पहले वो हर बाइनरी को अलग अलग लेके बैठता, अब वो केवल आउटलायर पकड़ेगा। ठीक है, फिर किसी ने बोला कि हम इसके एक स्टेप आगे जाएंगे, हम ये देखेंगे कि इंपोर्ट टेबल में क्या क्या एपीआई उसने इंपोर्ट कर रखी है, उसको डंप कर लिया, फिर उसने एक लिस्ट से मैच कर लिया कि अच्छा ये कॉम्बिनेशन दिखेगा तो उसको हम सस्पिशियस फ्लैग करेंगे, फिर हम उसको मैनुअली एनालिसिस करने बैठेंगे। तो इधर जो प्रोग्रामिंग का जो मेन काम है ना, वो बेसिकली अपना काम खत्म करना है। हाँ, ठीक है। स्टार्टिंग तो मैनुअल से ही होगा, लेकिन इवेंचुअली इट हैज टू बी ऑटोमेटेड। लेकिन अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ में ये आती है, कोई भी अगर स्टार्ट करता है अपना करियर, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उसे एक्चुअली आइडिया ही नहीं होता है कि मैं कौन सी कंपनी है, कौन से कहाँ मुझे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया देंगे कि कैसे अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है अपना करियर? मतलब कैसा है कि शॉप का काम तो काफी कंपनीज में है, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके इंटरनल शॉप हैं, लिंक्डइन पे वैकेंसी आती रहती है, इंटरेस्ट के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, या फिर सिक्योरिटी प्रोडक्ट वाली कंपनीज हैं जिनके अपने सिक्योरिटी प्रोडक्ट हैं। अब जैसे मैकेफे है तो वो अपना सर्विस दे ही रहा है, मैंडिएंट है वो अपना सर्विस दे रहा है। ठीक है, या ये कुछ और एंटीवायरस वगैरह वाली कंपनीज हैं, उन सबके यहाँ पे चल ही रहा है। इंसिडेंट रिस्पांस का सर्विस मोर और लेस हर कंपनी देती ही है। ठीक है, कि प्रोडक्ट भी हम देंगे, मैनेज सर्विस भी हम दे देंगे, ठीक है, इंसिडेंट रिस्पांस भी हम दे देंगे। तो वैसी जगहों पर आराम से अप्लाई कर सकते हैं, या अगर इंटरनल शॉप में कहीं का वैकेंसी आता है तो वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो अपने नेटवर्क में पूछ सकते हैं नहीं, कि अब भैया बच्चों या का दीदी इतना बड़ा हमको जो है नेटवर्क। यहाँ पर नहीं नहीं, अब ऐसा है कि कॉलेज में रहेंगे तो उनके सीनियर भी होंगे ही, हाँ उनके हाँ। सीनियर उनके पहले मार्केट में आएंगे, कहीं ना कहीं अपना करियर चालू ही करेंगे, तो उनको बस खाली मैसेज ही तो करना है मतलब अपना एक कि सर नेटवर्क हमको भी जो है पहले ये से ही, फील्ड में जाना है। बताइए कहाँ अप्लाई करें। नेटवर्क में पहले से अपना नेटवर्क एक बना करके रखें। जो भी हाँ हाँ इस स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाहता है वो पहले से ही स्पेसिफिक पर्सन्स को सर्च कर ले लिंक्डइन पे, और उनसे रिक्वेस्ट या उनको फॉलो हाँ कर ले, हाँ, जिससे कि लिंक्डइन पे सर्च कर ले, या अगर उस पे दिक्कत आ रही है तो कॉलेज के एलुमनाई नेटवर्क में देख ले। नहीं तो ये अगर सिक्योरिटी में जाना है तो सिक्योरिटी में तो काफी कम्युनिटीज हैं, उनके मीटअप चलते हैं, उधर जाके अगर खाली अटेंड करना भी चालू करे तो भी धीरे धीरे करके बहुत लोगों से परिचय हो जाएगा। ठीक है, फिर जब उसके नौकरी का समय आएगा तो कोई होगा बोलेगा अच्छा मैं जो है एडोबी में हूँ, यहाँ पर इस तरह का वैकेंसी है, कहो तो रेफरल लगा देता हूँ। दूसरा बोलेगा कि अच्छा मैं मैंडिएंट में हूँ, मेरे नीचे एक जूनियर का पोजीशन खाली है, आना चाहो तो बताओ मैं रेफरल लगा देता हूँ। तीसरा बोलेगा अरे मैं तो ट्रेलिक्स में हूँ, इधर आने की इच्छा हो तो बताना, मैं एचआर से बात कर लूंगा।
तो वो तो बस खाली मीटअप में जाना है, लोगों को हेलो बोलना है। हम्म। अच्छा, ठीक है, लोग खुद ही मदद कर देंगे। कुछ स्पेसिफिक टिप्स आप देना चाहेंगे अगर कोई अपना इसमें कैरियर बनाना चाहता है तो, किसी भी पर्सन के लिए अपनी तरफ से? अब इसमें स्पेसिफिक टिप में एक ही चीज है कि थोड़ा उल्टा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, उल्टा सोचने वाला काम हर किसी से होता नहीं है। ठीक है, उल्टा सोचने का मतलब कि हर समय एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने से काम नहीं चलेगा। बहुत बार रहेगा कि अटैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा कि ये इंफ्रा है, अगर मैं अटैकर होता तो मैं क्या करता। ठीक है, तो वो उल्टा माइंडसेट रखना पड़ता है, और बहुत बार एनालिस्ट को भी थोड़ा क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा। नई रिसर्च पर नजर रखनी ही पड़ेगी कि कॉन्फ्रेंसेस में, कम्युनिटीज में क्या आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे फिजिकली अटेंड नहीं कर सकते, वहां पे जो लोग जाके प्रेजेंट कर रहे हैं, लगभग हर व्यक्ति अपना प्रेजेंटेशन पब्लिकली अपलोड करता ही है। बहुत जगह कॉन्फ्रेंस वाले अपनी साइट पे होस्ट करते हैं, नहीं तो जनता अपनी अपने ब्लॉग पर, लिंक्डइन पर, गिटहब पर कहीं ना कहीं लोग शेयर करते जरूर हैं। नहीं मिले तो उनको खाली लिंक्डइन पे पकड़ करके मैसेज कर देना है कि सर आपने ये वाली कॉन्फ्रेंस में ये जो आपने स्पीच दिया था उसका पीपीटी मिल सकेगा क्या, लोग भेज देते हैं। ठीक है, अगर रिसर्च पेपर मिला, IEEE वाले पैसा मांग रहे हैं, जेब में पैसा नहीं है, तो बस खाली जो रिसर्चर्स का लिस्ट में जो नाम है ना, उनको बस खाली लिंक्डइन पर ढूंढ लेना है, और नहीं तो उनको मेल कर लेना है एक बार कि सर मुझे जो है पेपर का ड्राफ्ट कॉपी चाहिए। नहीं तो टाइटल सर्च कर लें, ये आर्काइव वगैरह की साइट पर तो जो है प्री प्रिंट बहुतों के मिल जाते हैं, साई हब पे उस पर भी नजर रखनी है, डिफेंसिव साइड पे जो हो रही है उन पर भी नजर रखनी है। भले काम एनालिस्ट का ही हो, नजर सब पर रखनी पड़ेगी, तो एटलीस्ट आइडिया रहेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। जी, धन्यवाद मिश्रा जी, आपने अपना कीमती समय दिया और आज आपने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।